हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा लास्ट सेशन कहें, लास्ट लेक्चर कहें फॉरेस्ट्री का, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे। हाँ जी, तो आज के सेशन में हम लोग फॉरेस्ट की कुछ पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन इन इंडिया, क्या क्या कौन कौन से एक्ट आए थे, कोई जो भी आया था, तो आज के सेशन में हम वो सारा कवर करने वाले हैं। जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि आप लोग सेशन में आ चुके हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग श्रद्धा, ओम प्रकाश, आशीष, सूरज, हितेश। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करें। पहले कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कल के सेशन के, ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो पहले रिकैप ले लेते हैं कि कल के सेशन में हमने क्या किया था। कल के सेशन में हमने पहले पढ़ा था एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ सिस्टम्स, जैसे कि अगर हम हॉर्टी पोमोलॉजी और उसकी बात करें कि हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स को इकट्ठे लगा दिया, तो ऐसे हमने अलग अलग जो सिस्टम्स थे उसके बारे में पढ़े थे। काफी सारे सिस्टम हमने कल पढ़े थे। ठीक है, और सेकंड टॉपिक हमारा आया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज सोशल फॉरेस्ट्री। क्या क्या है, ठीक है, ये इसकी पॉलिसी, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या आएगा। नहीं, इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट आपके रिजल्ट के बाद ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन जो है वो हमारा रहेगा फॉरेस्ट की पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। देखिए बहुत टाइम लगा ये लेक्चर बनाने में, इसीलिए ध्यान से सुनना। और क्योंकि फॉरेस्ट की पॉलिसी है, तो जहां पर एक पॉइंट पे आप अटक जाओगे, फिर आपको बाकी का जो है वो रिदम नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैं बता दूं, बोरिंग रहेगा लेक्चर। पॉलिसीज हैं उसको समझना, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य क्या थी, यही चीजें जो है आज हम समझते रहेंगे। ठीक है, चलो बता दो, सेशन स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग अग्रिमा, विशाल सैनी, बता दीजिए स्टार्ट करें। तो पहले कुछ क्वेश्चन से ही करेंगे, इसलिए मुझे जल्दी से कंफर्म करिए। हाँ जी, चलिए बताइए। चलिए बताइए मुझे जल्दी से कि क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग। हाँ जी, यस, ओके जी। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दीजिए आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फार्म फॉरेस्ट्री फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि कहें कि कैसे कृषि वन जो है, वानिकी किस प्रकार के वानिकी के अंतर्गत आती है। बिल्कुल इंग्लिश हिंदी दोनों आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, बताइए। जेआरएफ का बैच, वी आर प्लानिंग टू लॉन्च जेआरएफ बैच, बट अभी ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं है रोशनी सिंह। अगर होगा, मैनेजमेंट जैसे कहेगी, तो हम लोग इसका भी बैच जो है वो ले आएंगे। ठीक है, जेआरएफ हॉर्टिकल्चर का बैच। चलिए बताइए। फार्म फॉरेस्ट्री फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। चलिए तो टाइम हुआ समाप्त आपका, और आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे जो फार्म फॉरेस्ट्री, कल हमने एक ही वर्ड पे बारी बारी फोकस किया था कि फार्म फॉरेस्ट्री वो है ऐसी जगह पर हम लोग जो है फॉरेस्ट ट्रीज वगैरह लगा रहे हैं ऑन प्राइवेट लैंड। मेरी खुद की जमीन है, मेरा मन करे मैं जो मर्जी उस पे स्पीसीज जो है वो लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर निजी खेत कहें तो प्राइवेट फार्म्स पे हम जो है वहां पर अपना कोई भी फॉरेस्ट ट्रीज लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 86% बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। 13% जो एक्सटेंशन में गए हैं वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दीजिए आंसर। चलिए, ए बिल्कुल करेक्ट था। यस, ए बिल्कुल करेक्ट था। नहीं नहीं, चाहिए नहीं। विच स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर एले क्रॉपिंग, के लिए सबसे ज्यादा जो सुटेबल हमारे पास क्रॉप है वो कौन सी है। क्या वो टीक है,
ग्लिसरीडा है, नीम है, यूकेलिप्टस है। अब एक बार कल जो हमने पढ़ा था एले क्रॉपिंग, एले पे लगा रहे हैं हम लोग, क्या क्या हमें वहां पर मेन चीजें चाहिए थी उस पर जरूर याद करना, फोकस करना। इट शुड बी फास्ट ग्रोइंग, मतलब इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए। टिम्बर के लिए तो चलो हो ही जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती हो तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइसरीडा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं किन्होंने करेक्ट आंसर दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था, तो 56% बच्चे करेक्ट गए हैं। बाकी यूकेलिप्टस पे भी नहीं, यूकेलिप्टस इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। वैसे ही कैसे डिसाइड करते हैं, तो जब हमने डिसाइड करना होता है हम क्या सोचते हैं कि जिससे हमें मल्टीपल एडवांटेज मिल सके, मल्टीपल एडवांटेज को देखते हुए हम ये सेलेक्ट करते हैं कि बताइए भाई कौन सी क्रॉप ऐसी हो जो हमें जो है मल्टीपल एडवांटेज दे सके। तो पहली बात, ग्लिसरीडा की बात करें, सबसे खास बात ही क्या आती है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो उससे क्या होगा, हमारी जो क्रॉप होगी जो वहां पे लगी होगी उसको, और मेन हमारी मिट्टी को फायदा मिलेगा। सेकंड आता है टिम्बर की प्रोडक्शन, तो हमें लेनी है तो वो भी मिल जाएगी। और साथ ही कैसी है, एक फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है। तो जो हमें चीज मल्टीपल एडवांटेज देती है उसी को हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे ना, कि हमारे साथ कोई और हमारी मेन क्रॉप भी लगी हुई है उसके साथ हम लोग एलएस पे जो है अपनी ये फॉरेस्ट क्रॉप लगा रहे हैं, तो ऐसी ही क्रॉप को सिलेक्ट किया जाए जिससे हमें ये एडवांटेज भी मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दीजिए आंसर। In which year ECRIP on agroforestry was launched by ICAR? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस साल में? क्या वो 1980, 1983, 1988 और 1977? आईसीआर द्वारा कृषि वानिकी पर ECRIP किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1983 बिल्कुल करेक्ट आंसर था। जब हम ECRIP ऑन, इतने अलग अलग आंसर दे रहे हो सब, ECRIP ऑन एग्रोफोरेस्ट्री जो कि 1983 में, इसका मतलब रिवीजन नहीं चल रही आप लोगों की, आप खुद जो है वो बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 1983। अभी तो सिर्फ 4-5 मैं बता रही हूँ आपको जो ईयर समझाएं, इसके अलावा इतने सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको उतने ही मेंशन किए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा 1983। आशीष, श्रद्धा, ओम, दीपिका, दिशा, अग्रिमा, खुशी, हितेश एंड रोशनी सिंह। जिनके गलत हुए हैं थोड़ा ज्यादा ध्यान देना कि यहाँ पे 1983 हमारा आंसर था। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन सेशन, जिसमें हम लोग, अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलो ये भी कर दो। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन है, कौन से सिस्टम में हम लोग क्रॉप, ट्रीज और एनिमल्स को इंटीग्रेट करते हैं? बताइए। फसलों, पेड़ों और जानवरों को एकत्रित करती है, वो कौन सी है? किसका आंसर दे रहे हो आप? ए राहुल कुमार, बिल्कुल श्रद्धा, यस करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि एग्री सिल्वी पास्टोरल, ये हमारा करेक्ट आंसर था, क्योंकि इसमें हमें वो बोल भी रहे हैं एग्रीकल्चर, सिल्वी यानी कि फॉरेस्ट, एंड जानवर आगे, तो यहाँ पे पास्टोरल हमारे पास हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 89% एस्पिरेंट्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमने कुछ रिवीजन कर ली पास्ट ईयर की। अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज के सेशन में जितनी में से कल रात तक जितनी इंपॉर्टेंट मैं उसमें कर सकती थी इंक्लूड आपकी आज की स्लाइड्स में, पीपीटी में, मैंने वो सारी आपके लिए, मेजर जो है हमारे एक्ट हो गए,
कोई अमेंडमेंट आई है वो मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अटेंटिव होके सेशन को सुनना, फिर ये मत कहना कि भाई हम इस पॉइंट पे पीछे, मतलब कि उलझ मत जाना, जहां पे दिक्कत आए साथ के साथ पूछ लेना, फिर हम लोग आगे एक साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास आता है जो हम लोग अक्सर बारी बारी पढ़ भी रहे हैं कि 1927 में एक हमारे पास आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो 1927 का भारतीय वन अधिनियम, ये जो एक्ट आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, कब आया था? 1927 में, ठीक है। क्या इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे? फुल फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आया था 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, क्या था इसमें? इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग देखते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि सारे जो राइट्स हैं सिक्योर कर सके एक्सक्लूसिव स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट टू मीट द डिमांड ऑफ टिम्बर। यानी कि, एक सेकेंड मैम, पूरा कंटेंट कौन सा पूरा नहीं करते भाई, बता दो। हाँ जी, बता दो। चलो जल्दी आंसर देना, फिर मुझे स्टार्ट करना, और इसमें मुझे साथ साथ आपको समझाना है, इसलिए मैं बिल्कुल भी इधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती कमेंट्स में, इसलिए मैं कह रही हूँ इधर ही फोकस करना अब, ठीक है। पहले बता दो आप क्या बोल रहे हो, देन मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ फिर। क्या ये शुरू कर दिया आप लोगों ने? क्वेश्चन की बोल रहे हैं शायद। चलो, क्या 2-3 मिनट का मजाक चाहिए क्या? फिर शुरू करना है सेशन को? हाँ जी, 2-3 मिनट का मजाक चाहिए, देन हम शुरू करें सेशन को, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा है और इट्स ऑलरेडी 11:16 हो चुके हैं, ठीक है। चलो, ये सारे आंसर मैं आपको अंकित बाद में देती हूँ, एंड ऑफ सेशन तक देती हूँ। चलिए, अब दोबारा से आ जाओ इधर वापस, शुरू करते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में समझना, क्या था, क्यों लाया गया था, 1927 में क्या इसकी इंपॉर्टेंस बनी थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का, वो ये था कि जो एक्सक्लूसिव राइट है वो हम लोग दे सके ओवर फॉरेस्ट टू मीट द डिमांड्स ऑफ टिम्बर, फॉर टिम्बर। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है स्टेट, यानी कि पहले क्या था कि आधे जो राइट्स थे वो हमारे जो लोकल वहां के लोग रहते थे उन्होंने अपने हक में रखे हुए थे कि ये हमारे लिए हैं। पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाने का एक ही मकसद था कि जो सारे राइट्स हैं, क्लियर तो है वॉइस? अरे भाई तुम लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत कर रहे हो मुझे, एक बार मुझे क्लियर कर दो। ऑडियो, वीडियो, मुस्कुराहट सब सही है? बता दो मुझे सब, एक बार सब बता दो, देन हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये बारी बारी बीच में अड़ रहा है काम। एक बारी सब बता दो, देन ही मैं शुरू करती हूँ, मैं बारी बारी ऐसे नहीं करूंगी अब। हाँ जी, मेरे 2-2 मिनट खराब कर रहे हो। सब ठीक है ना? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो, बहुत सारे आ गए हैं। चलो, मैंने श्रद्धा की बात मान ली सबसे पहले। दीपिका ओके। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब प्लीज अब सारे इधर सुनिएगा, अदरवाइज हमारा ही टाइम एक्सटेंड होगा, हमें ही बाद में ये आपको ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आज लास्ट सेशन है आपके पास ये लेने का, आज लास्ट क्लास है, और 12:30 तक मुझे किसी भी हाल में कंप्लीट भी करवाना है। इसीलिए अगर मैं ना करवा पाई तो आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एंड पे हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम। वो ना समझा तो फिर अपने आप वो कर लेना, ठीक है। ठीक है जी, चलिए तो अब आ जाओ। अब कोई वॉइस सबकी सब क्लियर है, ऑडियो वीडियो मुस्कुराहट सब ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया उसमें बेसिक चीज क्या थी कि जो हमारे लोकल पीपल पे राइट्स है ना, जो कह रहे हैं कि ये हमारा है हमारा है,
वो हम लोग जो मेन राइट्स हैं वो सारे किसको दे दें, स्टेट को मेजर जो राइट मिल जाए, ताकि देखो क्या लिखा है, वॉज टू सिक्योर एक्सक्लूसिव कंप्लीट जो राइट्स हैं वो सारे स्टेट को मिल जाए, कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट उसके अंडर आ रहे हैं वो जो है हमारे सारे कंट्रोल स्टेट के अंडर आ जाए, ताकि वो देख सके कि कितनी कहाँ डिमांड है टिम्बर को लेके। नेक्स्ट लिखा है, अब ये एक्ट ने क्या फैसिलिटेट किया, किसमें हेल्प की, 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट बना दिए, हमें भी पता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, तो यहाँ पे और विलेज फॉरेस्ट, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। तो इस एक्ट में आके उन्होंने 3 आगे इसकी कैटेगरीज बना दी है। उसके बाद अब एक्ट ने क्या डिफाइन किया कि भाई यहाँ पर स्टेट की ऑनरशिप दे दो, वही इसके यूज को रेगुलेट कर सके, भी चेक कर सके कि हमें कहाँ इसका यूज करना है, और एप्रोप्रिएटेड द पावर टू सब्स्टिट्यूट, या उनको लगता है कि अगर कोई, यहाँ क्या लिखे, कस्टमरी राइट्स, यानी कि जो लोगों के राइट्स थे अगर तो उनको लगता है कि उनको देने चाहिए तो उनको दिया जाए, अदरवाइज सारे जो राइट्स हैं वो एक बारी स्टेट को दे दो, ताकि स्टेट डिसाइड कर सके कि कहां पर किस अकॉर्डिंग मुझे उसका यूज करना है, स्टेट की ऑनरशिप दे दो, वो अपने यूज डिसाइड कर सके और एप्रोप्रिएट कर सके पावर को। और जितने लोगों के अगर गलत तरीके के कोई राइट हैं, जैसे कोई एक लोकल कम्युनिटी कह दिया कि भाई हम ही सारे, हम वहां पे रहते हैं तो सारे राइट्स ही हमारे हैं, ऐसा ना हो सके, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवा सके हम लोग, तो एक बार ही सारे राइट सारे स्टेट को प्रोवाइड किए जाए, तो ये था इसके अंडर। उसके बाद आते हैं, तो इस एक्ट ने लाइफ जो थी, जिन लोगों की फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट थी जो कम्युनिटीज, अब देखिए एक बार ही सारे राइट्स उनके अपने पास थे, ठीक है, जब उनसे एक बार ही सारे राइट्स ले लिए तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ा, जो वहां पर लोग रहते थे, तो फॉरेस्ट की डिपेंडेंट कम्युनिटीज जो थी उनको एकदम से प्रॉब्लम हो गई। मोस्ट ऑफ दीज अनटाइटल लैंड, यानी कि जिसपे किसी का हक नहीं होता, जिसपे किसी का नाम नहीं है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना बेनाम अभी जो वो जमीन है, तो ऐसी जमीन जो थी, मोस्ट ऑफ दीज अनटाइटल लैंड है ट्रेडिशनली बिलोंग टू फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज। डिवेलिंग का मतलब होता है जो वहां पर रह रही हैं, तो जो कम्युनिटीज, ऐसी कोई भी बेनाम जमीन जो थी, तो ये जो लोग वहां रहते थे वो कहते थे हमारी है, कुछ भी जमीन खाली पड़ी हो, कोई नहीं उसको कल्टीवेट कर रहा, यूज नहीं कर रहा, या कोई अपना हक नहीं दिखा रहा, तो ऐसे लोग जो थे, ये अनटाइटल वनवासी समुदाय जो थे, वो कहते थे कि हमारी कम्युनिटी है। तो इसी तरीके से इसी चीज को एक सही डायरेक्शन में लेके आने के लिए और स्टेट कंप्लीटली डिसाइड कर सके कि भाई हमें हर लोग में कैसे इसको, क्योंकि जो कम्युनिटी वहां रहती थी वो कोई भी यूज करने के लिए बाकी लोगों को नहीं देती थी, तो इसी कारण इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाने का मेन मकसद था। इट वॉज एनेक्टेड टू मेक, ताकि हम लोग जो हमारे प्रीवियस फॉरेस्ट अगर कोई लॉ है भी, या फिर कहें तो फॉरेस्ट लॉ को मोर इफेक्टिव बना सके, सब उसको यूज कर सके, एंड जितने भी प्रीवियस फॉरेस्ट लॉ थे उन पे वर्कआउट कर सके। तो ये मेजर था हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में 1927 में जो आया था, उसके क्या मेन थे पैरामीटर्स, क्या चीजें थी। अब इसके बाद आता है इसके ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। हमने मेन समझ लिया कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट क्या था, क्या मेन लोगों को टारगेट किया गया था, किसको राइट देना था। अब आते हैं इसके पूरे ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि जब ये लाया गया तो मेन उद्देश्य क्या थे माइंड में। तो पहले तो था कंसोलिडेट, यानी कि संगठित करना, इकट्ठा कर लेना ऑल द प्रीवियस लॉ रिगार्डिंग फॉरेस्ट के, जितने भी फॉरेस्ट के रिलेटेड अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस बनी हुई थी उन सब को एक में क्लब कर देना, कि भाई अब हम डिसाइड करते हैं, जितने भी इधर उधर छोटे छोटे लॉज बने हुए हैं उन सबको एक बना देना, ठीक है। सेकंड था गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट कहें तो, या कहें तो गवर्नमेंट को ये अधिकार दे दो, गवर्नमेंट को पावर दे दो कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट को वो क्रिएट कर सके बेस्ड ऑन कि इफेक्टिव मुझे कहां पर यूसेज क्या है। अभी हमने पढ़ा उन्होंने किसमें डिवाइड कर दिया था, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो ये उन्होंने यही इसमें सेम किया, यही इसका ऑब्जेक्टिव भी था लाने का, ताकि सरकार के पास पावर आ जाए और वो डिसाइड कर सके। थर्ड था ये मूवमेंट जो है फॉरेस्ट के प्रोड्यूस की, यानी कि मैं कहूँ एक पेड़ लगा हुआ था, मैंने इसको काट लिया अपने घर पर, कुछ लकड़ी का बनवाने लगी, तो यही जो मूवमेंट मैंने की है तो इसको रेगुलेट कर सके, ताकि पता रहे कि हाँ भाई ये लकड़ी काट के किसके यहाँ क्यों जा रही है, क्या रीजन है, ठीक है। तो इसी चीज को, ऐसे तो सब लोग ही कहेंगे मुझे अपने घर पे ये बनवाना है, मुझे इस चीज के लिए चाहिए, इसी चीज को एक प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए, चेक करने के लिए यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो टू रेगुलेट मूवमेंट और जो ट्रांजिट, यानी कि एक्सचेंज जो हम लोग कर रहे हैं फॉरेस्ट के प्रोड्यूस की उस पे, एंड ड्यूटी लेविएबल, यानी कि जितना आपको लगता है उस पे टैक्स लगना चाहिए वो भी लगाया जाए ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये था हमारा
थर्ड ऑब्जेक्टिव कि वहां पर अगर टैक्स कोई लगता है कि कोई भाई ऐसे तो सब लोग कहेंगे मेरा ये भी यूज है, उस पर जब टैक्स लगाना शुरू कर दोगे तो लोग अपने फिर नीड बेसिस पे ही ऐसी कोई डिमांड रखेंगे। तो ये था कि इसको रेगुलेट करना है, ठीक है। फोर्थ आता है कि टू डिफाइन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड। तो भाई पहले जैसे आपने 3 एरिया में डिवाइड कर दिया, इसके भी प्रॉपर प्रोटोकॉल्स लेके आओ कि कब हम लोग एक एरिया को कहेंगे एक फॉरेस्ट है तो भाई ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये विलेज फॉरेस्ट है। ऐसे हम लोग कब ये नाम से बोल सकते हैं, उसके लिए कुछ तो रूल्स होंगे, कुछ तो प्रोसीजर होगा, उसको फॉलो करो और सबको बताओ कि जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं ना कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर क्या परमिट है, क्या अलाउड है, क्या नहीं है, तो ये रूल्स बने हैं। इसी के बाद तो जब हम लोगों तक हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट चीजें आती हैं कि क्या क्या उसमें अलाउड है। तो वही लोग ये 1927 में चाहते थे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ये प्रोसीजर लेके आया जाए। फिफ्थ पॉइंट आता है टू डिफाइन फॉरेस्ट ऑफेंसेस एक्ट प्रोहिबिटेड इनसाइड द रिजर्व फॉरेस्ट। अब ठीक है, अब आपने ये डिवाइड कर दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये विलेज फॉरेस्ट है। अब अभी भी कोई सुधर नहीं रहा, जैसे कि बारी बारी किसी को बारी बारी समझाना पड़ता है, वही होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उसके लिए कोई अगर ऐसे रिपीटेडली ऑफेंस करेगा, कोई गलतियां करेगा, तो उसके लिए भी कोई प्रॉपरली किस पे करेगा, इनसाइड द रिजर्व फॉरेस्ट, एंड उस पे पेनल्टीज लगाई जाएं ऑन द वायलेशन। जो इस बात की, इन चीजों की उल्लंघना करेंगे उन पे प्रॉपरली जो है कोई ना कोई जो है उस पे क्या नाम है वायलेशन करेगा, तो उस पे पेनल्टीज जो है वो लगाई जाए, ठीक है। ये था, क्योंकि अब आपने अगर ये बना दिया तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, कोई नहीं मानेगा, तो वहां पर आप ऑफेंसेस अगर हो रहे हैं तो उसके लिए भी कोई पेनल्टीज रखो कि ये गलती करोगे तो इतना आपको पे करना पड़ेगा, ताकि लोग डर के रहें, थोड़ा सा संभल के रहें। एंड लास्ट आता है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को ज्यादा अकाउंटेबल, यानी कि जैसे चलो मैं नाम नहीं लेती, बट अगर किसी से गलती हुई है तो वो पर्सन अकाउंटेबल होना चाहिए, क्यों हुई है उसकी भरपाई कर सके। इसी से हम क्या बनेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। अगर मैंने गलती कर दी और मैं कह दूं कि कोई ना यार छोड़ो भी, कोई ना गलती से हो गया मेरे से, नहीं, प्रॉपरली उसका जवाब देना पड़ेगा, उसका जितना पेनल्टी होगी, जितना फाइन होगा वो स्ट्रिक्टली हमें भरना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और इसमें सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में सिर्फ उन्होंने फॉरेस्ट तक नहीं रखा सीमित, उन्होंने कहा अगर कोई वाइल्ड लाइफ को भी हम लोग हैम्पर कर रहे हैं उस पे भी पेनल्टीज लगेगी। तो यही लिखा था, टू मेक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को ज्यादा अकाउंटेबल बनाओ, कि जिससे गलती है वो जवाब दे सके, ठीक है। मैंने हिंदी के वर्ड साथ साथ लिख दिए जहां भी मुझे लग रहा था, या फिर जो भी इजी में इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते थे वो वर्ड साथ साथ में लिख दिए, ठीक है। ये हमारा था अभी तक का फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। यस और नो में जल्दी से बता दो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए। हाँ जी, यस और नो में सिर्फ बता दो, कोई डाउट है वो पूछ लो, अदरवाइज यस और नो में सब बोलेंगे। तो सरकार इसीलिए है ना कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम, पहली बात तो मैं आपको सही बताऊं तो पहली बात वहां की जो कम्युनिटीज होती है ना, लोकल कम्युनिटी, वो ही नहीं इंसान को छोड़ती, वो ही उनके पीछे पड़ जाएंगी कि भाई ये गलती हुई है, ठीक है। अदरवाइज सरकार भी बैठी है, क्योंकि अगर सरकार ही ये लॉ ला रही है तो उसकी ही जिम्मेवारी बनती है कि भाई ये जिसने भी गलती किया, उसको ऑफेंस किया है तो उसका पेनल्टीज जो भी उस पर लगती है उसको लगाओ। क्लियर है, चलिए। तो अब हमारा आता है, चलिए ठीक है जी, ओके। सेकेंड हम लोग करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि 1988 में लाई गई थी। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय वन नीति पॉलिसी जो 1988 में लाई गई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में लाई गई थी। अब फॉरेस्ट पॉलिसी यानी कि इसमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक एग्रीमेंट रहा है, फॉरेस्ट में एक पॉलिसी हम लोग लेके आए हैं। तो ये दो चीजों में हमने, दो लोगों में एग्रीमेंट रखा है, पहली है सरकार और दूसरी आती है स्टेक होल्डर, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट था मेड बिटवीन सरकार और स्टेक होल्डर, हितधारक। अब स्टेक होल्डर में कौन कौन आ सकता है, स्टेक होल्डर में जैसे कि कोई लोकल पीपल हो गए वहां पे जो रहते हैं, कोई इंडस्ट्री वाले हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में, सरकार और जो स्टेक होल्डर हैं, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट कर दिया गया विद रिस्पेक्ट टू हार्नेस द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि ये ना हो कि एक इंसान की, जैसे किसी की फैक्ट्री लगी हुई है तो वो कहे कि हमारे नजदीक है वन के, फॉरेस्ट के, तो हम इनके सारे जो प्रोड्यूस है वो यूज करते रहते हैं।
उसी चीज को सही ढंग से रेगुलेट करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया सरकार और स्टेक होल्डर के बीच में, ताकि ये चीज डिसाइड कर सके विद द रिस्पेक्ट टू प्रॉपर यूज द फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को सही तरीके से हम लोग यूज कर सके। उसके बाद ये पॉलिसी अब ये क्या कहती है, ये एक वर्ड कहती है कि इंडिया एज अ होल, हमें एकजुट होके इंडिया में शुड एम एट मेंटेनिंग, कि हमारा जो 1/3 एरिया है लैंड का वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि 33% एरिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि एज अ इंडिया, ये पॉलिसी के अंडर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि हमें यहाँ एम करना चाहिए कि हमारा जो 1/3 जो लैंड का एरिया है इट शुड बी अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। अब आगे बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं, क्यों ये लाया गया, क्या इसके पीछे सोच धारणा थी जो जिस कारण इसे लाया गया। तो पहली बात थी कि हम लोग एक इन्वायरमेंटल की स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता बना सकें, और वो जो स्टेबिलिटी है हम कैसे बना सकते हैं, थ्रू प्रिजर्वेशन करके, एंड वेयर नेसेसरी, जहां जरूरत है वहां पे हमें दोबारा से रिस्टोर भी करना पड़ेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है हमें। तो जहां जरूरत है वहां पे दोबारा से रिस्टोर करने लग जाओ, और जहां पे हमें लगता है तो ओवरऑल हमें उसकी प्रिजर्वेशन जो है बचाना तो हमें ही पड़ेगा। दैट हैज बीन एडवर्सली डिस्टर्ब्ड बाय सीरियस डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री, कि पिछले टाइम में हमसे जो भी गलतियां हुई, जो भी जैसे हम कहते हैं कि आजकल हमारे कितने ज्यादा जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज खत्म हो रहे हैं, ये कोयला वगैरह खत्म हो रहा है, तो क्योंकि हमने इसकी एकदम एब्रप्ट यूज शुरू कर दी थी, बहुत ज्यादा यूसेज शुरू कर दी थी, ट्रेन भी उससे चलाने लगे थे, तो इस कारण हम अब ये क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ खत्म हो रहा है कोयला। इसी कारण जो हमने एकदम से एडवर्सली डिस्टर्ब कर दिया ये सारे सिस्टम को, ना सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए, उस चीज को पहली बात तो प्रिजर्व कर सके, और जहां हमें लगता है वहां पे उसकी रिस्टोरेशन यानी कि दोबारा से उसको स्टोर अप कैसे कर सकते हैं, उसको संभाल कैसे सकते हैं, जितना बचा है उस पे काम करना है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ने हमें कहा। सेकेंड वो कहती हैं कि नेचुरल हेरिटेज जो है, अब नेचुरल हेरिटेज हमारा क्या है, ये हमारे जो फॉरेस्ट हैं ये सारे हमारे नेचुरल हेरिटेज ही हैं। तो जितनी भी ये नेचुरल हेरिटेज है कंट्री के, इन सबको बचाना है कैसे, जैसे कि हम लोग जितने भी रिमेनिंग नेचुरल फॉरेस्ट पड़े हैं जिसमें हमारी वास्ट वैरायटी यानी कि बहुत बड़ी हमारे पास वैरायटीज पड़ी हैं, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी हमारे पास बहुत ज्यादा है, किसकी, फ्लोरा एंड फोना। अब यहाँ पे अगर तो वर्ड पता है आपको तो अलग चीज है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। फ्लोरा होता है प्लांट स्पीसीज और फोना होता है एनिमल स्पीसीज। तो हमारे पास बात करें तो प्लांट्स के भी हैं और फ्लोरा भी है और फोना भी अच्छा खासा इंडिया के पास है। तो ये हमारा जो नेचुरल हेरिटेज हमारा फॉरेस्ट में प्रेजेंट होता है, वन में पड़ा है, इसकी अब हमें ध्यान से संभाल करनी होगी। थर्ड कहते हैं कि अब ठीक है संभाल तो कर लेंगे, पर संभाल के चक्कर में ये ना हो कि हम अपना एरिया और ना बढ़ा पाए, इसीलिए हमें साथ ही साथ एक चीज पे फोकस और करना है कि हमें ये जो एरिया होगा ट्री या फॉरेस्ट कवर के अंडर वो भी बढ़ाते रहना है। जहां पे लगता है वहां पे हमें इसकी जो इंक्रीमेंट पे लोगों को अवेयरनेस जगानी है तो करते रहना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो फॉरेस्ट का कवर है वो बढ़ा सके। फॉरेस्ट कवर यानी कि एरिया उसका जो है वो बढ़ा सके, कंट्री में, अपने देश में बढ़ा सके। थ्रू कैसे बढ़ाएंगे? अब पहली बात आती है कि मैसिव एफोरेस्टेशन शुरू कर दो। सेकंड आता है सोशल फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम शुरू कर दो। एफोरेस्टेशन यानी कि वृक्षरोपण, इसीलिए वन महोत्सव में इतना ज्यादा फोकस किया जाता है, एक हफ्ता पूरा सेलिब्रेट किया जाता है। इवन लोगों को आजकल कहा जाता है अपने बर्थडेज पे, अपने जन्मदिन पे, कोई अपनी एनिवर्सरी आती है पेरेंट्स की या किसी की भी, तो वहां पे आप लोग एक प्लांट, इवन आजकल प्लांट गिफ्टिंग का रिवाज बहुत शुरू हो गया। इसे एक बहुत अच्छा एक सिंबल माना जाता है अगर आप अपने किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को प्लांट गिफ्ट करते हो। क्यों? ताकि हम लोग कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर कर सके, और साथ में ही हमारा नेचुरल तो है ही, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल हमें एक पॉजिटिविटी देती है। इसीलिए जहां पॉसिबल है लोगों को एफोरेस्टेशन, मैसिव एफोरेस्टेशन यानी कि बड़े अमाउंट पर वृक्षारोपण शुरू कर दो। सोशल फॉरेस्ट्री के जो प्रोग्राम्स है उसके लिए लोगों को अवेयर करो, स्पेशली कहां पर, जहां पर ऑलरेडी जो बर्बादी है वो हो चुकी थी उसकी संभाल अब करने लग जाओ, यानी कि डिग्रेडेड हमारी जो लैंड थी, खराब थी, बंजर थी, उस पे करो। एंड अनप्रोडक्टिव लैंड, क्योंकि जो हमें पहले ही कुछ दे नहीं रही, वहां पे अगर हम लोग थोड़ा बहुत ग्रीन कवर पे फोकस करेंगे, धीरे धीरे मिट्टी जो है वो क्या पता अच्छी हो जाए, और वहां पे हम लोग वन तो लगा सकते हैं, कुछ हमारी बायोडाइवर्सिटी वहां पर तो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है
जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स, अब अगर मैं फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ, वन लगा रही हूँ, तो उससे कुछ ना कुछ तो मैं अपना फायदा भी देख रही होंगी, यानी कि उससे मैं फ्यूल वुड ले सकती हूँ। फॉर्डर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर यानी कि छोटे छोटे कुछ भी, जैसे लैक हो गया, रेजिन हो गया, ये सब भी यूज कर सकती हूँ इसका। एंड स्मॉल टिम्बर ऑफ रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन, तो ये लोग वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमें कुछ फायदे तो हैं ही हैं, तो ठीक है, लोगों को थोड़ा लालच देने के लिए, या फिर कहें तो उनको भी एक डिपेंडेंसी आ जाएगी कि ठीक है मुझे ये फायदा भी तो मिल रहा है, यहाँ से ये कर सके। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, ताकि हम लोग नेशन की जो डिमांड है उसे इंप्रूव कर सके, क्योंकि अब हमें भी पता है कि नेशन भी तो अपना चाहता है कि हम लोग अपनी विरासत के साथ साथ जो नई चीजें ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको भी फोकस करना है। तो उसके लिए हमें ये चीजें तो चाहिए ना, टिम्बर चाहिए होगी, कुछ भी बनवाना है अगर हमने, जैसे हाल ही में अगर कुछ भी मैं कहूँ, आजकल जैसे काफी ब्रिज पे, पुल पे ज्यादा है फोकस चल रहा है, ऐसे ही आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है कि वो कुछ वुड के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उस पर फोकस आ जाए। तो यही चीज को करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हम लोग नेशन की जो नेशनल की हमारी डिमांड है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। एंड एक मैसिव पीपल का, हाँ एंड पे उन्होंने एक ही बात कही कि भाई लोगों को जोड़ना शुरू कर दो, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर दो, कोई कैंप लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो वो होता है ना 1 to 1, मैं हूं, मैं यहाँ पे जाके किसी को बताऊंगी, वो आगे किसी को बताएंगे, तो ये एक चेन बनती चलेगी। वही लिखा है, क्रिएटिंग अ मैसिव मूवमेंट, पीपल की मूवमेंट लेके आओ, लोगों को जोड़ना शुरू करो विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ खास करके विमेन को, क्योंकि घर की जो औरतें होती हैं वही अगर उनके अगर विचार अच्छे होंगे तो वो अपनी फैमिली में वही विचार जो है वो बांटेगी। यानी कि एक औरत को अगर आपने पढ़ा दिया तो 4-5 लोग जो भी उसके फैमिली में है वो वैसे ही एक स्टेप आगे रहेंगे। यही लिखा है कि घर की जो विमेन होंगी उनको मेजरली टारगेट करो फॉर अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है ना, जो अभी अच्छे खासे चल रहे हैं, उस पे प्रेशर कम कर दो। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 को लेके, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 को लेके। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग फिर अपनी थर्ड जो है वाइल्ड लाइफ पे वो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डाउट तो पूछिए, अदरवाइज यस और नो में बता दो। बिल्कुल रोशनी सिंह, स्टडी टेबल आपने बोला तो बिल्कुल वो लक्कड़ के ही होते हैं। और भी बहुत सारी, मैं अभी आपको बताऊं एक, तो दिल्ली में एक बहुत प्यारी मार्केट है और वो है दिल्ली हाट। दिल्ली हाट कभी सर्च करना, यहाँ पे काफी हमारे फॉरेनर्स भी आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। दिस इज बेसिकली फेमस फॉर, इसको लक्कड़ मार्केट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर, और ये नहीं कोई सस्ते से, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स और इतने महंगे, मतलब कि इतने तो नहीं बट ठीक है, एक अच्छे कॉस्ट पर यहाँ पर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि भाई हम लोग जो अपने टिम्बर या कहें तो लक्कड़ के प्रोडक्ट्स को, या अपनी जो हमारी विरासत है, ऐसी चीजों को हम लोग प्रमोट कर सकें। और बीइंग इन द सेंटर ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर जो है फॉरेनर्स का आना भी आसान है, इसीलिए सरकार भी इन चीजों पर पूरा जोर दे रही है कि हम लोग इस चीज को कैसे, क्योंकि पता है फॉरेनर्स आएंगे खरीदेंगे तो हमारी जो है वो पैसा इंडिया में ही यानी कि निवेश हो रहा है उसका। क्लियर है? चलिए, ओके दीपिका, ओम बेरी थ्याक। चलिए, उसके बाद अब जो हमारे पास आता है, क्योंकि अब हम फॉरेस्ट की बात तो कर रहे हैं, फॉरेस्ट के साथ ही कौन हैम्पर हो रहे हैं, हमारी जो वाइल्ड लाइफ उसमें रह रही है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड, हमारा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, रूल्स 1972 में आए थे, और देन इसमें संशोधन लाया गया था, यानी कि अमेंडमेंट 1991 में लाई गई थी। हिंदी में बोले तो वन जीवीय संरक्षण अधिनियम नियम 1972, और संशोधन जो है उसका वो 1991 में लाया गया था। ओके ठीक है ओम, लगता है सब चले जाना, ओम प्रकाश बता रहे हैं कि पटना में भी लगता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और जो इसका रूल्स जो आए, और जब इसका आया अमेंडमेंट, संशोधन आया, वो आया 1991 में। समझते हैं ये क्या था। अब वाइल्ड लाइफ को लेके यानी कि वो बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ हमारी जितनी भी है, वन जीवी है, इन सबको कैसे हम लोग बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे कारण ही जब हमने फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन शुरू की, काटना शुरू किया, उसी से हमारे जितने ये एनिमल्स थे ये
अफेक्ट होने लग गए। तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और जो अमेंडमेंट आई, इन्होंने क्या एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड दी गई बर्ड्स को, एनिमल्स को, फॉर ऑल मैटर, सबके लिए ये कुछ लेके आए, बर्ड्स हो, एनिमल हो, जो भी वहां पर हमारी लिविंग स्पीसीज रहती थी, दैट आर कनेक्टेड टू इट, जो भी उसके साथ कनेक्टेड थी, वेदर वो उनका हैबिटेट था, जैसे कि वेदर टू बी वेदर देयर हैबिटेट, भले हम उनके हैबिटेट की बात कर रहे हैं जहां पर वो रहते थे, या हो सकता है उनके वाटर होल। आपने मूवीज में देखा होगा, ये कौन सा एक चैनल आता था डिज्नी पे, जहां पर वो एनिमल्स की वाइल्ड लाइफ वाला जो चैनल आता था, तो ऐसे हमें दिखाते थे कि यहाँ पे एक कॉमन पानी का एरिया होता है, यहाँ आपने कभी देखा भी होगा कि जहां पर जानवर जाके पानी पीते हैं। सो दिस एरिया इज नोन एज वाटर हॉल, जहां पर जाके ये पानी पीते हैं। तो ये होता है वाटर हॉल। और द फॉरेस्ट दैट सस्टेन देम, यानी कि जो उनको जगह देता है रहने के लिए, ठीक है। तो इन सब की बात की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और अमेंडमेंट में, ठीक है। इन सब पे ही काम किया गया था कि भले वो वहां पर रहते हैं, भले वो वहां पे उनका वाटर होल ही की हो, अब ये हम लोग कई बार नहीं कंसीडर करते कि कोई ने इसको खत्म कर दो, पर इस पे भी फोकस किया गया कि इसकी भी मेंटेनेंस करनी है हमें, और भले वो फॉरेस्ट की बात ही हो कि जिसपे ये लोग जो है एनिमल्स हमारे डिपेंड करते थे। तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया, तो इसने क्या दिया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स सबको दिया। और लेटर ऑन इसको जो था सब्सिक्वेंटली अमेंड किया गया 2002 में, इसको थोड़ा बहुत जो था और जो चेंज किया गया था, ठीक है। अब क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य की बात करें तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही था, इस अमेंडमेंट का जो चेंज लेके आए गए थे, ताकि जितने भी हमारे लॉ हैं टू डील विद शार्पली एस्केलेटिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग, यानी कि आपको भी पता होगा अवैध शिकार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोचिंग। क्योंकि उस टाइम पे एकदम से ये जो पोचिंग थी, बहुत सारे ऐसे सीन्स आपने सुने भी होंगे कि ये जो पोचिंग थी, अवैध शिकार था, ये बढ़ने लग गया था। उस चीज को, उस बढ़ते हुए, उस एस्केलेटिंग यानी कि बढ़ते हुए इस अवैध शिकार को रोकने के लिए एक सख्त कानून आना चाहिए। इसीलिए ये मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो अमेंडमेंट लाई गई थी कि भाई एक्ट आ गया 72 में, अब थोड़ा सा लोगों को और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसके जो है ये अवैध पोचिंग जो हो रही है ना, इसको कंट्रोल करो, नहीं तो लोग तो शुरू हो जाएंगे और वो फिर अपने पर्पस के लिए जो है उनको मारते रहेंगे एनिमल्स को, ठीक है। तो ये हमारा मेन था। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर क्रिएटिंग द, अब यहाँ पे इन्होंने फर्दर एक अथॉरिटी बनाई जो कि क्या थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो जब ये एक्ट अमेंडमेंट हुई उसके बाद इन्होंने ये NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लेके आए। साथ ही साथ इन्होंने एंड टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो बिल्कुल अब खतरे के नजदीक है, उन सबको कैसे बचा सकें उसके लिए क्राइम कंट्रोल ब्यूरो लेके आया गया, जिसको क्या नाम दिया जाता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये अमेंडमेंट के बाद ये चेंजेस आए कि भाई पहले तो NTCA ले आओ, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है उसको कैसे कंट्रोल कर सके उसका एक ब्यूरो एस्टेब्लिश कर दो। तो ये हमारा मेन फायदा हुआ था जब हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लेके आए थे, और उसमें अमेंडमेंट इसी कारण से लाई गई थी, ठीक है। यहां तक अब किसी को कोई डाउट हो? अब इसके बाद मैं कंटिन्यू कर देती हूँ, फिर आपको पूछ लूंगी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक बिल आया था लेटर ऑन 2013 में। तो वन जीवीय संरक्षण जो है, इस पे बिल जो लाया गया, संशोधन विधेयक 2013 में, ये क्या था, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अब सरकार के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडिया इज अ पार्टी टू कन्वेंशन, ये आपने सुना होगा नाम कभी ना कभी तो, साइट्स का। तो इंडिया जो है इसका मेंबर है। इंडिया इज अ पार्टी टू, क्या फुल फॉर्म है इसकी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना और फ्लोरा, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स की जो वाइल्ड स्पीसीज हैं उस पे क्या करना है, उन्होंने कन्वेंशन एक लेके आई थी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड पे, कि जो हम लोग गलत तरीके से ये सब कर रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, उस पे एक कंट्रोल कर सके। एंड अमेंडमेंट्स टू एक्ट आर नेसेसरी फॉर इंडिया टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस, ताकि ये जितनी भी हमारी दिक्कतें आ रही थी उस पे हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो की अमेंडमेंट मेड बाय द बिल, क्या क्या इसमें मेन चेंजेस हम लोग लेके आए थे। अमेंडमेंट का मतलब कि जब हम लोग उसमें चेंजेस ला रहे हैं तो क्या इसमें मेजरली लेके आए थे, टू मैन्युफैक्चर द मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट या यूज किसका, एनिमल ट्रैप्स का करते हैं ताकि हम लोग जानवरों को फंसा सकें। तो ऐसे ट्रैप्स, एनिमल ट्रैप्स का जो यूज है, एक्सेप्ट फॉर एजुकेशनल और साइंटिफिक
पर्पस के लिए, ये बाकी जो है उस जगह के लिए, ये जो ट्रैप्स हम लोग यूज करते हैं फंसाने के लिए, उसको बिल्कुल प्रोहिबिट कर दो, बिल्कुल रोक दो। अनलेस क्या दो पर्पस है, या तो अगर उनको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस कोई देखना है, या फिर हम लोग कोई उस पर साइंटिफिक पर्पस के लिए, वो भी परमिशन के साथ, परमिशन है तो ये उसको जानवरों को फंसा सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी हम लोग, ये पॉचिंग ही हो गया एक तरीके से कि हम उनको मारना चाह रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर हो, सेल हो, यूज हो, या फिर हम उन जानवरों से ट्रेड करवा रहे हैं, कहाँ इंटरनेशनल ट्रेडिंग तक इसकी शुरू होगी थी। इन सब को रोकने के लिए हमने ये जो था अमेंडमेंट बिल पास हुआ था 2013 में, ठीक है। तो ये था हमारा पहला। उसके बाद अब क्या था, इस एक्ट के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुई, एक्सप्लोटेशन हो रही है, या फिर रिमूवल ऑफ एनी वाइल्ड लाइफ अगर हो रही है, इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ ही नहीं, उसी के साथ साथ जो हमारे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस भी अगर उसमें भी कुछ गायब हो रहे हैं, एक्सप्लोइट कर रहे हैं, जिसको हम लोग खराब कर रहे हैं सेंचुरी से, ये भी बिल्कुल इज नॉट परमिटेड एक्सेप्ट विद द परमिट। यानी कि अगर आपको अनुमति है तो आप कोई भी चीज हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, इवन फॉरेस्ट के प्रोड्यूस भी हो, आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो अनलेस आपको कोई जो है सरकारी उससे कोई परमिशन मिली है, परमिट है, अनुमति है तो कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए इस एक्ट के अंदर बहुत स्ट्रिक्टली जो था सब कुछ बैन कर दिया गया था कि आप कोई भी यूज, ट्रांसपोर्ट, किसी भी पर्पस के लिए एक्सप्लोटेशन जो है एनिमल्स की हो, सिर्फ एनिमल्स की नहीं, इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये था इसके अंदर का पहला पॉइंट। सेकेंड आता है प्रोविजन टू रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अब जो इससे इंटरनेशनल ट्रेड भी चल रहा था इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा एज पर द साइट्स, उसको भी इंसर्ट किया गया कि इसको भी रेगुलेट किया जाए, प्रोविजन जो है उसको रेगुलेट किया जाए। ये जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड चल रहे हैं ना वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स को लेके, इसको थोड़ा कंट्रोल रखा जाए। स्केड्यूल लिस्टिंग आउट, अब यहाँ पे उन्होंने एक प्रॉपर लिस्ट बना दी कि क्या कुछ जो है, स्केड्यूल लिस्टिंग आउट ऑफ फ्लोरा एंड फोना फॉर पर्पस ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल, हाँ तो ये उन्होंने साइट्स में डाल दिया, मतलब कि साइट्स क्या था, कन्वेंशन था इंटरनेशनल ट्रेड ऑन वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना पे, कि भाई क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, बाकी सबको बिल्कुल किस, यानी कि किस पैरामीटर्स में अलाउड होगा, बाकी सब कुछ वहां पर हमने मेंशन कर दिया कि बिल्कुल भी आप जो है इस तरीके से अपने पर्पस के लिए, अपने यूज के लिए कुछ भी ऐसे एक्सप्लोइट, डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। सिर्फ प्लांट्स, सिर्फ एनिमल्स की नहीं, प्लांट्स पे भी, यानी कि फॉरेस्ट पे भी बिल्कुल उन्होंने रोक लगा दी थी, ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसके बाद जो ये हमने क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया था, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, और टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड ये बनाया गया, हैज बीन चेंज टू, वही बात, उसको तो हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि यहाँ पे ये ब्यूरो आया था, इसी का जो नाम था, कहाँ हमने पढ़ा था, उसका चेंज करके ये रहा। तो यहाँ पे यही नाम लिखा था पहले, एंड द टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का नाम अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अंदर उसको नाम दे दिया गया था, WCC, ठीक है। इसके बाद अब था जो टर्म ऑफ पनिशमेंट है, हाँ तो बिल्कुल आप उसे भी बढ़ा दो, अगर कोई गलती करता है इतने जो है उसको समझाने के बाद भी, तो इसके जो पनिशमेंट का टाइम पीरियड है वो भी बढ़ा दो, इसका जो पैसा होगा वो भी बढ़ा दो जो इसको लगेगा। तो जो टर्म है, टाइम पीरियड है पनिशमेंट का, और जो फाइन है फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंसेज, अगर वो कमिट कर रहा है तो इस एक्ट के तहत उसको भी ज्यादा कर दो, बढ़ा दो, ठीक है, ताकि अब लोग और ज्यादा जो है गलती सपने में भी ना सोच पाए कि भाई हमने ये गलती करनी है। और एंड पे लिखा था कि बिल ओवरऑल जो है वो क्या प्रोटेक्ट करती है, हंटिंग के राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर मेजरली फोकस किया गया क्योंकि ये लोग अभी भी हंटिंग बहुत ज्यादा कर रहे थे, ताकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यहाँ के अंडमान एंड निकोबार पे, ये इनको एक बारी कंट्रोल कर सके। तो बिल ने इसे भी प्रोटेक्ट किया गया, हंटिंग राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये हमारा था फोर्थ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो बिल आया था उसके बारे में। चलिए अब मुझे बता दीजिए क्लियर है या नहीं है। देन हमारा एक रह गया फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, FRA, चलिए बता दो।
चलिए, तो बहुत सारे क्लियर आ गए हैं। कोई डाउट किसी को? विशाल, ओम, श्रद्धा, बेरी? अच्छा, एक मैं आज आज या कल मैं आपके लिए एक शॉर्ट डलवाऊंगी जिसमें उसमें होगा मेंशन एंसेस्टर्स। तो वो एंसेस्टर वाला वो आपके काफी काम आएगा, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में आपको वेजिटेबल के, मेजर वेजिटेबल के जो एंसेस्टर्स हम लोग पढ़ते थे, हमने पढ़े थे हॉर्टिकल्चर में, वो सारे मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो उसे ध्यान से सुनना, अपने नोट्स में जरूर ऐड करना, क्योंकि ये चीज आपके काफी काम आने वाली है। ठीक है, तो ये आज या कल में मैं ट्राई करती हूँ, अपलोड करवा देती हूँ। नो, ओके, आशीष, त्याग, विशाल। चलिए, तो इसके बाद जो हमारा फिफ्थ आता है वो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, कहें तो वन अधिकार अधिनियम जो है, राइट एक्ट आया था 2006 में। ये था हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में, यानी कि अब उस पे जो डिपेंडेंट जितने लोग हैं उनके राइट्स, उनकी चीजों पर ज्यादा जो था वो इसमें फोकस किया गया था। ठीक है, तो क्या था FRA, या जिसे हम लोग स्केड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स। पहली बात तो ये डिवेलर्स का मतलब समझ लो, मैंने आपको पीछे भी लिख के दिया था। डिवेलर्स होता है जो वो लोग वहां रहते हैं, वो होते हैं डिवेलर। जैसे आप लोग कहाँ के डिवेलर्स हो, जहां आप रहते हो, तो वो हमारी डिवेलिंग कम्युनिटी होती है। सिमिलरली फॉरेस्ट राइट एक्ट, या कहें तो स्केड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलिंग एक्ट, ये पूरा इसका नाम था, 2006 में लाया गया था। इसने क्या रिकॉग्नाइज किया? रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फॉरेस्ट डिवेलिंग पीपल। वहां पर जो लोग रहते थे, आवास गृह था जिनका, ट्राइबल कम्युनिटीज। अब देखो, हर चीज भी वो ये नहीं कह सकती हमारे हित में ही है, क्योंकि उसे पता है कि अल्टीमेटली उसको लोगों से ही काम करवाना है, सरकार को, यानी कि कंज्यूमर की, या कहें तो पीपल की पार्टिसिपेशन ही करानी है। तो यहाँ पे उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज को थोड़े वो जो हक थे वो दिए, कि ताकि उनको भी लगे कि हाँ, हमारे पास भी है, हम भी इस चीज को जो है अपने बेनिफिट के लिए या अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट या फिर लिखा है स्केड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स एक्ट, इसमें बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी, यानी कि जो लोग उसको इतने टाइम से संभाल रहे थे या जिन्होंने आगे भी उनको उसको संभालना है, एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑन विच, ये जो कम्युनिटीज हैं वो डिपेंडेंट थी डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, अलग अलग यूज के लिए ये इस फॉरेस्ट पे ही डिपेंड थी, नीड्स के लिए, जैसे कि लाइवलीहुड, अपना रहन सहन हो गया, हैबिटेशन, और कुछ सोशो कल्चरल नीड्स जो थी इनकी, जिसपे जैसे कि इनके सोशियोलॉजी को लेके, यानी कि सोशल एक्टिविटीज लेके, अपने कल्चर को लेके। तो ये लोग भी तो अगर इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे थे, तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ इनसे छीन लिया जाए, कुछ जो हक हैं, कुछ जो अधिकार हैं, वो इनको भी मिलने चाहिए। तो इसीलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी, या कहें तो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग थे एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट के निवासी थे, उनके लिए ये लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो पहली बात तो टू अंडू द हिस्टोरिकल इनजस्टिस अकर टू दीज ट्राइबल, या कहें तो फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज। यानी कि हम लोग अंडू क्या होता है, कंप्यूटर में हम लोग करते हैं कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V। मुझे ये V नहीं करना था, तो मैं क्या करूंगी, Ctrl+Z, यानी कि अंडू। तो जो इतने टाइम से हमने इन लोगों के कुछ राइट्स वगैरह छीने होंगे, है ना, तो वो क्या कह रहे हैं, उस राइट्स को उनको दोबारा से देना, यानी कि हिस्टोरिकल जितना इनके साथ इनजस्टिस हो चुका है, सिर्फ ये राइट्स आने से पहले भी तो बहुत टाइम पहले इन पे कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ होगा, इनको मारा होगा या कुछ, मतलब किसी ने अपनी नजर में गलत देखा होगा, ऐसा करके। तो जितना भी इनको सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली जितना भी इनके साथ अभी तक इनजस्टिस हुआ है, यानी कि अच्छा नहीं हुआ है, उनको वापस जो उनका हक है वो प्रोवाइड किया जाए। तो उसको अंडू करना, यानी कि Ctrl+Z करके उनको रिटर्न, बिल्कुल रिटर्न करना। तो रिटर्न द हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जो जितना भी इनको, जो ये फॉरेस्ट को संभाल रही थी, रह रही थी इसमें, उन कम्युनिटीज को वापस दिया जाए। क्योंकि देखो, इतने हमें भी पता है कि यहाँ पे हमारे इंडिया में भी जितनी अभी तक कम्युनिटीज हैं, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, अकेली वही रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने आज तक हमारे इंडिया में जितने फॉरेस्ट हैं उनको संभाल के बैठे, क्योंकि वो वहां पर रहती भी हैं, वहीं पे जो है उनको, उनका निवास भी है, सब कुछ उनके लिए वो फॉरेस्ट ही है, उनको पूजती भी हैं, उनके जो भगवान है वो भी उसी फॉरेस्ट में ही बसते हैं। इसीलिए हर चीज उनसे छीनना ये भी गलत हो जाएगा। अभी तक जितना इनजस्टिस हुआ है, जितना उनके साथ खराब हुआ है, उनको वापस से पहुंचाया जाए, दिया जाए, वो राइट्स, हक दिए जाए।
सेकंड था इंश्योर लैंड टेन्योर, यानी कि मैंने यहाँ पे साथ साथ लिख दिया हिंदी में भी इसे, मतलब हिंदी के वर्ड्स जो थे इंग्लिश में लिख दिए। लैंड टेन्योर इंश्योर कर सके, यानी कि जमीन पर इनका अधिकार। लाइवलीहुड, यानी कि जो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी या कहें तो जो इनका रोजगार था वो इन्हें दिया जाए। फूड की सिक्योरिटी, यानी कि खाने का सुरक्षा या व्यवस्था करके दी जाए। ऑफ द फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज, और जितने भी वहां पर अदर ट्राइबल फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे जो रहते थे उन सब के जो हक थे वो वापिस लौटाए जाए। थर्ड ही, अब इसी से क्या होगा, जब आप किसी पे अपना विश्वास दिला देते हो तो वो आपके लिए और काम करने के लिए तैयार रहता है। सिमिलरली टू स्ट्रेंथन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अब हम इनके साथ, अब इनके, और ये अकेली कोई सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, यहाँ पर सबको एकजुट होकर ही काम करना पड़ेगा। तो सिमिलरली स्ट्रेंथन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कैसे हम लोग ये सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है फॉरेस्ट राइट होल्डर्स की दे पाए ऑफ द फॉर सस्टेनेबल यूज, ताकि वो कर सके। कंजर्वेशन भी उन्हें करनी है बायोडाइवर्सिटी की, एंड मेंटेनेंस ऑफ, एक यही जब सब चीजें ज्यादा चलती रहेंगी इससे अल्टीमेटली हमारे पास सस्टेनेबिलिटी भी आएगी, लॉन्ग टर्म हम उसको यूज भी कर सकते हैं, और सब कुछ अगर सही चल रहा है तो हमारी फोना फ्लोरा या कहें तो इकोलॉजी में एक स्थिरता आएगी, बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, अगर कुछ कट रहा है तो वहां पर हम लोग जो है उसे पौधे की या कि कुछ भी वो लगा भी रहे हैं, तो ये एक बैलेंस बना रहे, ये इसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था फॉरेस्ट राइट एक्ट का, इन लोगों के लिए बेसिकली, क्योंकि ये इन लोगों का, जैसे मैंने बताया, इनका परमात्मा भी वहीं पे बसता है इन फॉरेस्ट में, तो यानी कि जो इनका घर वगैरह था उनको वापिस से हम लोग उन्हीं के अधिकार दे सके, ये हमारी सब बात थी फॉरेस्ट राइट एक्ट की। सोशियो कल्चरल नीड्स थी, हैबिटेशन, रोजगार था, वो सब प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम, 1+ कार्यक्रम, ये क्या है। चलिए, अब यहां तक कोई डाउट तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, बताइए। फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम, जैसे 2 ही जाग रहे हैं, 5th 6th स्कीम तक हमारे आते आते 2 लोग ही जाग रहे हैं, बाकी सब सो गए। चलिए, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम। अब क्या है ये फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम, जिसका कि हमने 2.0 वर्जन भी ले आए। क्या 2.0 तक किया है? नहीं, अब तो इसका 3.0 वर्जन, यानी कि कहें तो 3.0 वर्जन में भी ये आ चुका है। क्या है, क्यों लाया जा रहा है इसे, रिपीटेडली हम लोग देख रहे हैं इसे लाया जा रहा है। पहले इसे पायलट बेसिस पे, यानी कि पायलट बेसिस क्या होता है, जब हम कोई भी स्कीम पहले ट्रायल बेसिस पे थोड़े से एरिया में रखते हैं ताकि हम लोग ये जज कर सके कि वो चलेगी भी या नहीं चलेगी। ठीक है, ओके, नो, यस, ओके। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम। तो यहाँ पर फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम क्या था बेसिकली, कि जो लोग हैं उनको हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म ला सकें फॉरेस्ट की चीजों को लेके, ताकि वो समझ सके भी यहाँ पर कैसे हमें मैनेजमेंट करनी है। तो उनको एक टेक्निकल ट्रेनिंग देना, ये था मेजरली हमारा फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम में। तो समझते हैं, एम टू स्ट्रेंथन, मजबूत कर सके जो जितनी भी हमारी इसमें टेक्निकल कैपेसिटी है फॉरेस्ट के प्रोफेशनल्स में, उसको बढ़ा सकें, ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट वो ही करेंगे, तो उनको हम लोग इस चीज के लिए अच्छे तरीके से अवेयर कर सकें, इंपॉर्टेंस दिखा सकें, एंड साथ ही साथ हम लोग रेड प्लस यानी कि REDD प्लस की भी इंप्लीमेंटेशन कर सकें, यानी कि उसको भी लागू करवा सकें। REDD प्लस, हाँ बिल्कुल, पायलट का मतलब होता है कि डेमो बेसिस पे, बिल्कुल करेक्ट आशीष। तो यहाँ पे हमने समझा कि फॉरेस्ट प्लस का मेन जो मकसद था वो हमारे फॉरेस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स थे उनके लिए लाया गया था, ताकि हम उनकी जो टेक्निकल कैपेसिटी है उसको और भी मजबूत बना सकें। तो फॉरेस्ट के प्रोफेशनल की टेक्निकल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये लाया गया था। किस सेक्टर में?
सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की एंड रेड प्लस के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि रेड प्लस क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो रेड प्लस का मतलब आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा। पहली बात, रेड प्लस का मतलब कि रिड्यूसिंग एमिशन, जितने ही हमारे एमिशन हो रहे हैं फ्रॉम डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई से जितना नुकसान, जितने हवाओं में पोल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर सके। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन, यानी कि जितना वैसे भी ओवरऑल हमारा, एक तो पहला होता है हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, उससे जो पोल्यूशन हो रहा है, और साथ ही साथ फॉरेस्ट की जो खराबी चल रही है उस पे भी हम लोग कैसे जो है अब उसको, उससे जितने एमिशंस है उसको कंट्रोल कर सके। क्या इतना ही था? नहीं, यहां पर एक वर्ड लिखा है प्लस। तो प्लस में वो कहते हैं प्लस द सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे भी फोकस कर सके फॉरेस्ट की, एंड कंजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। जैसे कि मैं बताती हूँ, जब हम लोग यहाँ से जाते हैं ना ऑफिस से, तो जो मेरे घर तक वहां पे बीच में ये हाईवे वगैरह काफी, तो वहां पे इतना ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो उसके आसपास जितने पेड़ पौधे होते हैं ना, तो हम ना कई बार मजाक में कहते हैं कि यहाँ तो ना, जैसे कि यहाँ पे एक है कि हर सेक्टर में एक पार्क होगा बीच में, ठीक है, पार्क होगा। तो हम लोग छेड़ते हैं कई बार, या कहते हैं कि इन फॉरेस्ट की ना, इन मतलब प्लांट्स के तो मजे हैं कि इनको तो फूड बहुत अच्छा मिलता है, यानी कि क्योंकि प्लांट कैसे एक्ट करते हैं, कार्बन स्टॉक की तरह, यानी कि कार्बन के सिंक की तरह वो काम करेंगे। तो जब उनको होगा कि हाँ तो पोल्यूशन अच्छा खासा है, तो हमें खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, क्योंकि प्लांट का क्या काम होता है कि उसने एब्जॉर्ब करनी है कार्बन डाइऑक्साइड। पर दिक्कत कहाँ आती है, पोल्यूशन के केस में हमारे पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती ना, जो इतने अलग अलग पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, वो अल्टीमेटली सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, प्लांट भी, उनको भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपको एक रिवाइज याद कराने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया कि जैसे कार्बन सिंक, उसकी तरह भी हम जो है काम करवा सकें। तो यहाँ पे जो प्लस का मतलब था, तो प्लस का मतलब था सस्टेनेबल मैनेजमेंट करवा सके फॉरेस्ट की, एंड साथ ही साथ उसकी कंजर्वेशन एंड एनहेंसमेंट जो है फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, ताकि वो अच्छी तरीके से उसको स्टॉक संभाल के रख सके, मतलब कि उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसमें भी हेल्प करे। अब ये बात क्यों लाई गई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन जितना बढ़ रहा था। अब अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि स्टॉक हमारे पास हो जो कार्बन को एब्जॉर्ब भी कर सके। ठीक है, ये था ओवरऑल फॉरेस्ट प्लस क्या है। अब उसके बाद आता है फॉरेस्ट प्लस 2.0 क्या था। अब ये हम समझते हैं। तो जो फॉरेस्ट प्लस की अगर बात करते हैं, जैसे कि ये पायलट बेसिस पे लाया गया था, और ये 5 साल का प्रोग्राम था, जिसे 2012 से लेके 2017 तक या 17 तक इसे रखा गया था। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट प्लस था अकेला, वो 2012 से 17 तक 5 साल का प्रोग्राम था। इसके बाद लाया गया फॉरेस्ट प्लस, ये भी 5 साल का ही लाया था। तो इट इज अ 5 ईयर प्रोग्राम जो कि इनिशिएट किया गया दिसंबर 2018 से, यानी कि ये 2018 से शुरू होके आगे चला 5 साल तक। दैट फोकस्ड ऑन डेवलपिंग टूल्स। अब इसमें साथ साथ में क्या था कि हमें ऐसे टूल्स भी लेके आने हैं, तुम्हें एक इकोसिस्टम बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंक्रीज करा सके, बेटर यूज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज की, क्योंकि उन्हीं सर्विसेज को हम लोग यूज भी कर सकते हैं, पर कैसे उसको एक सही तरीके से ला सके, ऐसे टूल्स लेके, या ये कहें तो टूल्स बनाए जाएं। ठीक है, तो ये था हमारा मेन फॉरेस्ट प्लस 2.0। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो 2.0 था, ये क्या था? ये सेकेंड सेट था पायलट प्रोजेक्ट का, क्योंकि हमने देख लिया पहला जो था वो हमारा कौन सा था, फॉरेस्ट प्लस था पहला। अब सेकेंड कौन सा आता है? ये फॉरेस्ट प्लस 2.0। ये इसका मेन और क्या था, ताकि हम लोग बढ़ा सके, एनहेंस कर सके, सस्टेनेबल फॉरेस्ट की लैंडस्केप मैनेजमेंट करवा सके। आफ्टर, जब वही बात लिखी जो मैंने आपको पीछे बता दी कि जब 2012 से लेके 17 तक हमारा फॉरेस्ट प्लस चलता है, जब उसके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, इसी खुशी में अब सेकंड ये जो था ये लाया गया था, जिसमें हमने एड ऑन का किया था कि अब हमें इसमें टूल्स पे जो है उस पे भी काम करना है, ऐसे टूल्स बनवाने हैं। और अल्टीमेटली हमें यहाँ पर जो प्लस साइन ने बता दिया था कि भाई इसमें अब सस्टेनेबल लैंड की मैनेजमेंट पे भी काम किया जाएगा। तो ये सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट पे भी इस पे काम किया जाएगा। ठीक है, ये था। और एंड पे लिखा है ये प्रोग्राम जो था फर्स्ट सेट फोकस्ड ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि हम लोग इंडिया को हेल्प कर सके पार्टिसिपेटिंग इन रेड प्लस प्रोग्राम, यानी कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेड। तो जो रेड प्लस था, इसमें हम लोग जो है इंडिया को भी पार्टिसिपेट, वो अच्छा पार्टिसिपेट इसमें कर सके। तो ये था हमारा फॉरेस्ट प्लस 2.0। क्या इतना ही था?
नहीं। अब अगर ये 18 से 2023 तक चला, अब इसके बाद हमारे पास आता है, क्योंकि अब हम 25 में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आया फॉरेस्ट प्लस 3.0, यानी कि बट अलग चीज इसमें क्या थी, ये 3 ईयर का प्रोग्राम लाया गया। पहला 5-17 तक, देन 23 तक आया हमारा 2.0, 3.0 जो था वो हमारा 23 से लेके 26 तक इससे लाया गया था, फॉरेस्ट प्लस 3.0। ठीक है, तो ये हमारा था 3.0। इस पिक्चर में भी अगर आप देखोगे दिस वाज 2.0, जिसकी कुछ लॉन्च हो गई थी, लॉन्च ऑफ फॉरेस्ट प्लस 2.0। ठीक है, अब जो हम लोग देख रहे हैं वो है 3.0। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं इसमें। तो पहले आता है पार्टनरशिप किसके साथ हुई और कितना इसका ड्यूरेशन था। तो ड्यूरेशन तो हमने देख लिया 3 साल का था इसका। तो ये दिसंबर 2023 से शुरू हुआ, 3 ईयर का प्रोग्राम था। किन 2 मिनिस्ट्रीज या कहीं तो किन 2 लोगों के बीच में, एजेंसीज के बीच में लाया गया। तो पहली थी यूसेड और सेकंड थी हमारी मिनिस्ट्री, यूसेड एंड MOEFCC। क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन दोनों के बीच में जो था ये लाया गया था। तो दिस इज अ लॉन्च दिसंबर 2023 में, 3 साल का प्रोग्राम था बाय यूसेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अब मेन हम लोग आगे आने लगे कि भाई सब कुछ अपना डाटा के साथ काम करो। तो यहाँ पर डाटा ड्रिवन पे फोकस किया गया कि और उसको मजबूत बनाया जाए, हमारे पास ऑथेंटिकेट जो सही डाटा है उसको हम लोग आगे भी प्रेजेंट कर सके, वो हमारे पास आए। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट पे तो काम करना ही करना है, बिकॉज कुछ मर्जी कहो हमारी जो असल में कुंजी जो है वो यही है कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट पे फोकस किया जाए। अब इसको हमने कैसे बिल्ड किया, तो जो पीछे हमारे 2 फेजेस चले थे उसी की चीजों पर फोकस किया गया, जैसे कि फॉरेस्ट प्लस 1.0 एंड सेकंड इकोसिस्टम के सर्विसेज, जिसमें हमने लास्ट में फोकस किया था टूल्स और इकोसिस्टम सर्विसेज पे 2.0 में, और 1.0 में रेड प्लस एंड प्रिपरेशन, ये सब पे हमने फोकस किया था। ये था हमारा 3.0 के बारे में। कुछ की कंपोनेंट्स अगर देखते हैं कि इसमें मेन जो है प्रमुख घटक और कौन कौन से टूल्स यूज किए गए थे, तो पहला आता है, ये कुछ इसमें 4 टूल्स यूज किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला कि हमें डाटा ड्रिवन पे फोकस करना है कि भाई इंक्लूसिव, हमें अच्छा खासा डाटा जो है सही तरीके से वो चाहिए। तो यहाँ पर पहले यूज किया गया वैन सिस्टम। वैन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ये वैन सिस्टम है। वैन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मोबाइल, यानी कि या तो वहां पर जाके या हमें वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म को यूज करना है। मोबाइल का मतलब कि जैसे हम कहते हैं हम वहां मोबिलिटी से, यानी कि यहाँ तो मैं वहां पे जाके या फिर मैं वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म को यूज करूं डाटा कलेक्शन के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग प्लान। जितने प्लान पर हम काम कर रहे हैं, या तो मैं ऑन ग्राउंड जाके, जैसे देखो ये ऑन ग्राउंड जाके चेक कर रहे हैं, या फिर आप वेब बेस्ड इंटरनेट पे जितने कोई प्लेटफॉर्म पड़े हैं उस पर थोड़ी वो जो इन्फॉर्मेशन वो चेक करते रहो। तो पहला था वैन सिस्टम। सेकंड आता है DSS, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ऐसा जो सिस्टम होगा ये इकोलॉजी की रिस्टोरेशन में और एग्रो फॉरेस्ट्री प्लानिंग में आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि आपको कैसा डिसीजन लेना चाहिए। ये तो नहीं है कि कोई डिसीजन आप बहुत इमोशनली होके ले रहे हो या फिर आप सिर्फ पैसे कुछ ऐसा फाइनेंशियल होके सोच रहे हो, आपको एक बहुत ही नॉर्मल न्यूट्रल डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। थर्ड था NTFP, ये तो हमें पता ही है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। IMS यानी कि एक डिजिटल सिस्टम था जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वैल्यू चेन पे काम करने लग गया कि भाई जब हमें फॉरेस्ट से लैक मिल सकता है, रेजिन मिल सकता है, टिम्बर तो चलो मिल ही रहा है, फॉरेस्ट मिल रहा है, इन सब के भी मैनेजमेंट सही तरीके से यूज कर लो। ये ना हो कि सिर्फ टिम्बर के चक्कर में बाकी चीजों के हम लोग सही से वैल्यू ना करें और कोई और पर्सन आके इस चीज की हमारी वैल्यू कर ले। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास था टिम्बर ट्रेसेबिलिटी। पहले तो हमने सिर्फ नॉन टिम्बर वाली चीजों पर फोकस कर लिया, नेक्स्ट आया कि टिम्बर की ट्रेसेबिलिटी। तो यहाँ पे टिग्रम ये एक टूल बनाया गया था, टिम्बर ट्रेसेबिलिटी टूल। हम लोग ये कैलकुलेट कर सकें कि कैसे जो है हमारे पास कितना है, तो ट्रैक करना टिम्बर को ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी हमारे तक रहे। इन ट्रांजिट एंड कंपाइलेंस, यानी कि जब हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करा रहे हैं, किसी के पास आगे जा रही है, तो एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे। तो इसीलिए ये टूल एक बना दिया टिग्रम। ठीक है, एंड पे बात करें कुछ फोकस एरिया अगर समझ लेते हैं कि 3.0 के, जिसका कि अगले साल में कंप्लीट भी होने वाला टाइम पीरियड, तो इसका मेन फोकस क्या था, कैपेसिटी बिल्डिंग पहली बात तो फॉरेस्ट स्टाफ की कर सकें,
कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट की रिस्टोरेशन, क्योंकि जब हमने समझा कि जो हमारा फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम है इसका मेन था ही क्या कि हमने फॉरेस्ट्री के प्रोफेशनल्स पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग फॉरेस्ट के स्टाफ की ही बिल्डिंग कर सके, कम्युनिटी बेस्ड उनकी पार्टिसिपेशन करा सके ताकि जितने फॉरेस्ट अभी तक हमने खराब किए हैं उनको दोबारा से रिस्टोर कर सके। थर्ड था क्लाइमेट गोल्स एंड रेड प्लस की जो है रेडीनेस, ताकि जल्दी से लोग जो है उसको ऑप्ट करने लग जाएं, इस पे फोकस कर सके। एंड लास्ट की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ गवर्नेंस की प्लानिंग है उसको उस पे फोकस हो सके, उसको सपोर्ट मिल सके। तो ये था हमारा कंप्लीट आज का सेशन, जिसमें हमने जितनी फॉरेस्ट के पॉलिसीज हो गए, रूल्स हो गए, लेजिस्लेशन हो गए, हमने सारे के सारे कवर कर लिए, ठीक है। यहां तक पहली बात तो किसी को डाउट है तो पूछिए, देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, बताइए। हाँ जी, बाकी आपके डीपीपी, वीकली टेस्ट एंड प्रैक्टिस शीट सब मेरे एंड से चले गए हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी चले गए हैं, तो जब भी टाइम होगा वो आपको वहां पे प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? तो चलिए, जब भी अब आपका सही टाइम होगा, जो भी दिन आपका होता है जिस दिन आपको डीपीपी वीकली टेस्ट मिलते हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी शॉर्ट नोट्स वगैरह मैं इसी हफ्ते बना दूंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सेंसस नहीं मैंने इसमें कंपाइल किया, सेंसस नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टिग्रम बता दिया क्या होता है। टिम्बर की ट्रेसेबिलिटी के लिए जो हमारे पास टूल आता है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच मेथड इंश्योर ट्रू टू टाइप मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, कौन सी विधि ट्रू टू टाइप मल्टीप्लीकेशन हमें बताती है? क्योंकि हमें पता है ट्रू टू टाइप की बात करें तो उसमें हमारे पास ए सेक्शुअल मेथड ऑफ जो रिप्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन या प्रोपिगेशन वो आएगा। बाकी आप लोग बताइए, क्या सीड से, ग्राफ्टिंग, स्ट्रेटिफिकेशन या फिर पॉलिनेशन? चलिए, तो आंसर देखते हैं। यहां पे हमारा करेक्ट आंसर ट्रू टू टाइप अगर वो पूछ रहा है तो यहां पर बिल्कुल निसंदेह या न संदेह जो भी होता है बी ऑप्शन, यानी कि ग्राफ्टिंग हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो यहां पर 43% के बिल्कुल करेक्ट आंसर आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाँ बिल्कुल बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आंसर, विच मेथड इज आइडल फॉर पॉपुलर की प्रोपिगेशन के लिए, पॉपुलर के प्रसार के लिए कौन सा जो विधि है आदर्श है, कौन सी सुटेबल है? बीज से, एयर लेयरिंग से, स्टेम कटिंग से या फिर बड ग्राफ्टिंग से हम लोग पॉपुलर की प्रोडक्शन करते हैं? ये आपने पेड़ तो देखा होगा पॉपुलर का, किससे हम इसकी मल्टीप्लीकेशन प्रोपिगेशन करते हैं? बी गलत है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो आएगा स्टेम कटिंग, यानी कि सी से जो है इसकी मेन प्रोपिगेशन की जाती है। तो सी ऑप्शन हमारी बिल्कुल इसमें करेक्ट थी। अग्रिमा, सूरज, श्रद्धा, प्रेरणा, आशीष, ओम प्रकाश, बिल्कुल। ओम प्रकाश तो बहुत इंटेलिजेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बताइए। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, देन मैं इसका टाइम स्टार्ट करती हूँ। सी करेक्ट था। चलिए, असर्शन एंड रीजनिंग, टिश्यू कल्चर जो है वो यूनिफॉर्म प्लांट्स देता है। कथन कहता है टिश्यू कल्चर एक समान पौधों का उत्पादन करता है, क्योंकि सारे जो सेल्स होते हैं उसमें टोटिपोटेंसी प्रेजेंट होती है। कारण, सभी कोशिकाओं में टोटिपोटेंसी प्रेजेंट होती है।
ठीक है, बताइए। ए गलत है अभिषेक। यस, सी करेक्ट आंसर होगा इसमें। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, देन आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आपसे एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है तो आपको यहाँ पर एक वर्ड लगा लेना है, क्योंकि। तो क्या कथन हमें क्या कहता है कि टिश्यू कल्चर एक समान पौधों का उत्पादन करता है, यानी कि टिश्यू कल्चर जो है वो यूनिफॉर्म प्लांट्स देते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल हमें यूनिफॉर्म प्लांट्स देते हैं, क्योंकि सारे जो सेल्स होते हैं उसमें टोटिपोटेंसी प्रेजेंट होती है। पहले तो समझ लेते हैं कि टोटिपोटेंसी क्या होती है। टोटिपोटेंसी का मतलब हुआ कि जिसमें सेल्स के पास ये पोटेंशियल होता है कि वो कंप्लीट प्लांट जो है, कंप्लीट जो ऑर्गन्स है वो डेवलप कर सकता है। ये सही बात है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। पर ये जो स्टेटमेंट लिखी है कि सारे के सारे सेल, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सारे सेल में टोटिपोटेंसी होना ये नहीं पॉसिबल। इसमें जो हमारे कुछ टिश्यूज होते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, तो कुछ कुछ होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट होती है टोटिपोटेंसी, अदरवाइज सब में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो कंप्लीट ऑर्गन्स में या कंप्लीट सेल में या कंप्लीट कहें तो प्लांट में ये अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं। तो ये सब में नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था कि असर्शन करेक्ट है, बट उसका जो रीजन है वो हमें गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कितनों ने करेक्ट दिया। सी, केवल त्यागराज का करेक्ट आया, बाकी सब इधर उधर कुछ भी आंसर दिए हैं आपने। तो यहाँ पे ध्यान से, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, साफ साफ लिखा है। और अगर आपको टोटिपोटेंसी का ही पता था कि क्या होती है, तो ये हर सेल में नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए खत्म हो गए हमारे क्वेश्चन। तो इसी के साथ आज का सेशन, आज का हमारा लास्ट सेशन हुआ एंड। हम करते हैं इसको वाइंड अप। किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, देन हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने को बता दिया, डीपीपी, वीकली टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, दोनों की वीडियो सोल्यूशन मेरे एंड से चले गए हैं सब कुछ, और इवन इसके जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं इसी हफ्ते में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड आई होप, आई गेस आपको उसके हॉर्टिकल्चर के मिल चुके हैं, क्योंकि मेरे एंड से वो 21 जून पिछले महीने तब चले गए थे, ठीक है। 21 जून को मेरे एंड से हॉर्टिकल्चर के शॉर्ट नोट्स भी चले गए हैं। और मैं बता दूं, शॉर्ट नोट्स पे मैंने बहुत टाइम लगाया है, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ना। शॉर्ट नोट्स पे बहुत टाइम मेरा लगा है, और मैंने उस पर आपको ऑलमोस्ट सारा जो है हॉर्टिकल्चर एक बढ़िया तरीके में टेबल की फॉर्म में, बस केवल टेबुलर फॉर्म में ही मैंने प्रेजेंट किया है, ज्यादा कुछ पिक्चर्स कुछ टेबल इसके जर्नल एग्रीकल्चर के मैंने सबके रेडी कर दिए। फॉरेस्ट्री के मैं इसी हफ्ते में आपको दे दूंगी, ठीक है। मिल गया, एक बार चेक कर लेना। और एक चीज मैं और बता रही थी कि हाँ, इसमें हिंदी के जो है वो शायद अभी पता नहीं हुए या नहीं हुए, बट मेरे एंड से सारे जो इसमें से चले गए थे। मैं देखती हूँ, सबके आंसर देती हूँ, एक सेकेंड, सबके आंसर मैं दे देती हूँ। लीडर बोर्ड एक किसी ने लिखा, मैं दिखा देती हूँ आपको लीडर बोर्ड। देखिए, अग्रिमा वर्मा, आशीष, ओम प्रकाश, श्रद्धा, प्रेरणा, खुशी, दिशा, संजना, सुमित, दीपिका, ये शायद टॉप 10 ही इसमें आ रहे हैं, बाकी पता नहीं। तो ये सब आए हैं नाम, ठीक है। चलिए देख लिया लीडर बोर्ड, मैं आपके सबके आंसर भी अभी देती हूँ। इसी के साथ किसी और अब सेशन में मिलेंगे हम लोग, और कोई डाउट हो तो इस शगुन मैम PW TG चैनल पर आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर। फर्दर जो इसमें डिस्कशन ग्रुप है इसमें भी ऐड हो सकते हैं, और अपने कोई जेन्युइन जो डाउट्स हो वो पूछ लिया करिए, और आप लोग ही आपस में आंसर भी दिया करिए, क्योंकि आप लोग खुद जितने आंसर दोगे आप लोगों को ही उसमें ज्यादा याद होना लग जाएगा। जैसे कोई किसी के स्टडी रिलेटेड कुछ पूछते हैं तो उसका आंसर दीजिए, ठीक है। खुद के ही कॉन्सेप्ट उतने बढ़िया होंगे। मैं अब आंसर आपके क्वेश्चंस देख लेती हूँ क्या क्या है, चेक कर लेना। सूरज, आपके शायद अभी आज या कल में हो जाएंगे अपलोड। अपीडा का तो नो आइडिया, आई गेस दिल्ली ही आएगा। आपने कहाँ कहाँ इसकी लोकेशंस फिल की हैं? अब नेक्स्ट ये मुझे भी नहीं पता आपके रोशनी कौन सा सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट आज ही था आपका एंड हो जाएगा। आप अपने एक बारी प्लानर जरूर चेक करो, उसमें आपको दिखेगा सारा प्लानर।
सो अंकित, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस IBPS AFO एग्जाम? कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, ये बैच में आपको बिल्कुल कवर हो जाएगा। फिर भले आप किस मर्जी बैकग्राउंड से हो, डजेंट मैटर, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली ये बैच सफिशिएंट है। ठीक है अंकित? हाँ जी, किसी और को कोई डाउट हो तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं भाई, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। प्री का आपका एग्जाम होगा, पता नहीं कब मिलेंगे, यूट्यूब पर सेशंस आएंगे, वहां तो मिलते ही रहेंगे। ये बैच मेरा पहला बैच था और इस बैच को पढ़ा के भी बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस टाइम पे आके जब एंड पे हम लोग दोबारा से इस सेशन में आके मिल रहे हैं तो कुछ और ही मजा आ रहा है जब आप लोगों के साथ दोबारा आफ्टर अ मंथ बात करने का मौका मिला। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं। एंड आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट विशेस और बेस्ट लक आपके एग्जाम के लिए। प्री का एग्जाम पहले है, मेंस में फिर मिलेंगे दोबारा। ठीक है, हाँ बिल्कुल रोशनी, नेक्स्ट ईयर में देखो थोड़ा बहुत डाटा चेंज होता है, अदरवाइज बाकी तो सेम ही है ना सब। स्टैटिक पार्ट है एग्रीकल्चर में, मेजर तो स्टैटिक है, जितना उसमें डायनेमिक पार्ट होगा यानी कि फिगर्स फैक्ट्स होंगे वो आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी आशीष, बिल्कुल स्कीम्स चल रही है, मेरी ऑलरेडी पहली एक स्कीम की क्लास जो है वो जा चुकी है, ध्यान से सुनिए क्योंकि सच में वो बनाने में बहुत टाइम लगता है। आई टुक 3 days ताकि उसमें मैं मटेरियल इकट्ठा कर सकूं, देन उसको प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, इसीलिए जब आप लोगों से रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो और मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, आज मैंने एक शॉर्ट भी आज या कल में डलवा दूंगी, उस पर भी बहुत टाइम लगा था, बट स्टिल मैंने आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वो बनाई ताकि आपके एग्जाम से पहले वो आपको यूट्यूब पर मिल जाए और आप लोगों को अपने नोट्स बनाने में थोड़ा हेल्पफुल रहे। ठीक है, चलिए तो सेशन को करते हैं वाइंड अप। वंस अगेन अ वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, जितने भी एग्जाम दोगे फोड़ के आना और फिर हम यहाँ मिलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर हार्ड।